आप सबका स्वागत है स्टडी विद सुधीर सर चैनल में। और आप सब जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेटेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो या और स्टेट की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से ये वीडियो की एक श्रृंखला आप सबों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और इसमें मैं आप सबों के साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो इन परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है, इन परीक्षाओं में सिलेक्शन के लिए इस विषय की अति आवश्यकता होती है। और उसी विषय से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लगातार लंबे समय से जो सीटेट, जेटेट या बीटेट, यूपी टेट जैसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर मैं आ रहा हूँ, चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ आप सबों के परीक्षा में ये काफ़ी मददगार साबित होगा निश्चित रूप से। और सबसे पहली बात तो आप सब यदि इस तरह की श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये निःशुल्क जो ज्ञान है वो पहुंच सके। और इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम है ना, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड लर्निंग, अधिगम है ना, के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ओके, तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं और एक एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करते चलेंगे प्रमुख प्रश्नों पर। तो ये प्रश्नों की श्रृंखला आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न है आपका, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है ना। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये ध्यान रखेंगे, बड़ा फेमस है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो संपूर्ण अध्ययन, किसी भी चीज़ की संपूर्णता में अध्ययन करने पर विश्वास रखता है गेस्टाल्टवादी। ये जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी, है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपके सामने, ऑप्शन है तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसके लिए उत्तरदायी, सर्वाधिक उपयोगी है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका वो विकलांग बालकों के लिए। ठीक है, तो ये विकल्प को याद करते चलना है, बार बार देखना है वीडियो को और ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ये बिल्कुल पूछा हुआ प्रश्न है आप सबों का, जैसे ये सीटेट 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, सीटेट 2021 का प्रश्न है ये। ठीक है, सीटेट 2021 का प्रश्न है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो याद रखेंगे आप सब, विकलांग बालकों के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया आप सबों के सामने, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, यह अधिगम के किस सिद्धांत का निष्कर्ष है। अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना ही है ना। सीखना, देखो, सीखना लर्निंग एक अनुकूलित, हम अनुकूलन, एडेप्टेशन स्थापित करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो यह अधिगम के किस सिद्धांत का निष्कर्ष है, यहाँ पर आप देखिए, आंसर देखिए। ठीक है, तो आंसर में देखिए, परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि जो लर्निंग्स हैं वो हम लोग परंपरागत अनुकूलन करते हैं। ठीक है, परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत पर ही ये आधारित होता है अधिगम। ठीक है, ट्रेडिशनली चीज़ों को हम लोग अनुकूलित होते हैं, अनुकूलन स्थापित करते हैं और उनसे चीज़ों को सीखते जाते हैं। ठीक है, परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत पर यह आधारित होता है सीखना, अधिगम, लर्निंग। ऐसे मैं आपको बता दूं कि अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, इसकी कुछ एक विशेषताएं होती हैं। जैसे यह एक सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया है ना। सीखना
हर काल में, हर युग में, विश्व के हर जगह, हर जीव में पाया जाता है। तो एक सार्वभौमिक है, ये सार्वभौमिक क्रिया, यूनिवर्सल थिंग्स है ये। दूसरी बात है सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूटी होती है। सीखने की प्रक्रिया एक दो क्षण नहीं होता या कुछ समय नहीं होता, ये जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, तो पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह क्या है कि यह विकास और परिवर्तन है। सीखना क्या है, एक प्रकार का डेवलपमेंट है और परिवर्तन है, चेंजेस है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा विशेषता इसका होता है कि यह एक सक्रिय प्रक्रिया होता है, हम सीखते हैं किसी चीज़ को एक्टिव तरीके से। और दूसरा होता है कि सीखने में अपना विवेकपूर्ण होता है ये। ठीक है, विवेकपूर्ण कार्य होता है सीखना। और इसे हम कह सकते हैं कि अधिगम जो है व्यक्तिगत होते हैं और सामाजिक दोनों होता है। तो सीखना का या लर्निंग का, अधिगम का, ये सारी विशेषताएं होती हैं। और सीखना आप यहाँ देख रहे हैं परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत पर का निष्कर्ष है। परंपरागत चीज़ों को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था, लर्निंग की सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होती है, उसके बारे में जानना है ना। लर्निंग की बेस्ट कंडीशन, देखो ये भी सीटेट 2021 का प्रश्न है ना। ये सीटेट 2021 का प्रश्न है ये, है ना। आप क्वेश्चन निकाल के देख लेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो सीटेट 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है ना। और यहाँ पर देखो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था, तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, है ना। थोड़ी सी यहाँ पर आ गई है नहीं। फिर है थर्ड ऑप्शन उच्च उत्तेजना, उच्च भय। चौथा में निम्न उत्तेजना, उच्च भय। देखो सीखने के लिए उत्तेजना तो चाहिए, है ना, उत्तेजना तो चाहिए। और दूसरी बात कि किसी प्रकार का यदि कोई भय रहेगा तो हम नहीं सीख पाएंगे। भय, सीखने में भय काम नहीं आता है, डर के कारण कोई चीज़ हम लोग नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे। क्लियर, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा बैलेंस्ड। जो आपका एक्साइटमेंट है वो बैलेंस होना चाहिए, संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए, तभी आप बढ़िया से सीख पाएंगे, है ना, बहुत तेज गति से सीख पाएंगे। तो संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं इसका राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा चीज़ें किस तरह से और ये कितना इम्पोर्टेंट है आप सबों के लिए, वो भी ध्यान रखेंगे आप सब। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने की प्रभावशाली पद्धति है ना। अधिगम सीखने के लिए प्रेरित करने वाला सबसे प्रभावशाली पद्धति क्या है। ठीक है, कैसे बच्चा सीखेगा, है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। ठीक है, उसके बाद प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, उनमें तीसरा है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को नया कौशल सीख रहे हों, है ना। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तो जब बच्चे के अनुसार, देखो लर्निंग जो होता है ना वो बच्चे के अनुसार से, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ठीक है, वो उसी समय तेज गति से सीख सकता है जब वो कौशल सीख रहा हो, कोई चीज़ नया चीज़ सीखने का प्रयास कर रहा हो। ठीक है, और उसी समय यदि आप पाठ को उपलब्ध कराते हैं, नया ज्ञान उसको देते हैं, तो बच्चा तेजी से सीखेगा। ठीक है, प्रभावशाली पद्धति है। जब बच्चे सीख रहे हो, कोई चीज़ सीखना चाह रहे हो, उस समय यदि आप उनको पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, कोई पाठ उपलब्ध कराते हैं, तो वो सबसे प्रभावशाली तरीके से सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं। 3 प्रमुख नियम, कौन सा नियम इन प्रमुख नियमों में सम्मिलित नहीं है।
थार्नडाइक है ना, थार्नडाइक यहाँ नाम आ रहा है, थार्नडाइक का नाम आ रहा है। तो थार्नडाइक यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि थार्नडाइक ने 3 प्रकार के अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं। कौन सा नियम इन प्रमुख नियमों में सम्मिलित नहीं है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वो ध्यान रखेंगे आप सब। पहला अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि थार्नडाइक ने सीखने के 3 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं। कौन कौन नियम दिए उसको पहले लिख देते हैं यहाँ पर, देखो आप सब। एक तो दिए हैं तत्परता का नियम, ठीक है। एक दिए हैं तत्परता का नियम। पहला जो है वो तत्परता का नियम, तत्परता का नियम है ना, ये थार्नडाइक ने दिया है तत्परता का नियम। दूसरा नियम है इनका दिया हुआ अभ्यास का नियम, अभ्यास के द्वारा सीखते हैं, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है। और तीसरा है आपका प्रभाव का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, ठीक है, प्रभाव का नियम। ये 3 नियम दिए हैं। तो यहाँ देखो, अब अभ्यास का नियम तो दिए हैं, प्रभाव का नियम दिए, तत्परता का नियम दिए, तो ख आत्मीकरण का नियम नहीं दिए हैं, मतलब ख इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो थार्नडाइक ने ये देखो जो अधिगम के 3 प्रमुख नियम दिए हैं वो ये हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम, ओके। तो आत्मीकरण का नियम उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है ना, सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न, ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है। और इन प्रश्नों का यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो जो भी एग्जाम देंगे उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आपके बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है स्किनर का प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है ना। स्किनर ने प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था स्किनर का, और उन्होंने कहा है कि ये किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है वो ध्यान रखना है। तो थार्नडाइक के चयन और संयोजन सिद्धांत पर, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर, पावलोव का अनुकूलन सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पहला क ऑप्शन है वो सही होगा आपका, ठीक है। पहला जो क ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। थार्नडाइक के चयन व संयोजन सिद्धांत पर आधारित है, किसका, स्किनर का प्रसूत। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप जैसे पूछ दिया परीक्षा में कि प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने दिया। चयन एवं संयोजन सिद्धांत किसने दिया, तो थार्नडाइक ने दिया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने। अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने दिया, है ना। तो ये क्वेश्चन ही बनते ना, तो क्वेश्चन के आधार पर हम लोग पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास कर रहे, पूरा सब्जेक्ट जानने का प्रयास करें कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मैक्सिमम प्रश्न या पूरे चैप्टर को कैसे हम लोग कवर करें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैसे कलेक्ट करें, ये प्रश्न के माध्यम से आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आप सब इसे अवश्य देखें और इससे लाभान्वित हों, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर, और आप देखिए अगला प्रश्न आ गया आपका, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम है ना, अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली अधिगम, ठीक है। अध्यापन अधिगम, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, इसके आंसर पढ़ रहे हैं। ऑप्शन देखिए आप सब, ऑप्शन आपके सामने है। क बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के लिए संबंध खोजना है। अध्यापन अधिगम है ना, पढ़ने जैसे लर्निंग के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम जो है ना, इसका आंसर आपको
पहला, बिना विश्लेषण के और अन्वेषण या अवलोकन करना इसका सही आंसर होगा। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना इसका राइट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप सब, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड। अभिप्रेरणा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मतलब लर्निंग की जो सीखने की प्रवृत्ति है उसको आप किस प्रकार कायम रख सकते हैं, बच्चों में उत्सुकता कैसे बनी रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है। बढ़िया से अर्थ भी यदि समझेंगे ना, यदि आप अच्छे से अर्थ को समझ रहे हैं तो ये ऑप्शन पकड़ना आसान होता है ना। जैसे अधिगम वर्ड को यदि हम पकड़ रहे हैं, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना, है ना। अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना, और अभिप्रेरणा मतलब कर रहे हैं कि एक प्रकार का जो सीखने का माहौल है उसको कंटिन्यू रखना, अभिप्रेरित होना, है ना। उसको किस प्रकार हम लोग कायम रख सकते हैं। तो देखो, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, है ना। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, ठीक है। बच्चे कैसे सीखने के लिए हर समय तत्पर रहेंगे, हर समय उपस्थित रहेंगे, ठीक है। किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ठीक है। एक्सीलेंसी उनमें कैसे आएगी, और उस पर उसको टारगेट करते हुए यदि आप जोर देते हैं सिखाने में, तो बच्चे की जो अधिगम की अभिप्रेरणा है, लर्निंग सीखने की जो प्रेरणा है वो बेटर होती जाएगी और उस पर वो कायम रहेंगे, है ना। बाकी ऑप्शन देखो आसानी से छट जाता है, बच्चों को दंड देकर, है ना, या रट्टा मारने बोल दें तो नहीं, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर भी वो जल्दी सीख जाएंगे तो फिर सीखने को प्रेरित नहीं हुए, नहीं। उनको कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो उनकी एक्सेलेंसी पे बल देते हुए, लक्ष्य पे जोर देते हुए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देते हुए यदि उनको सिखाते हैं तो वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे या ज़्यादा सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम है ना। थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत दिया, उसका अन्य नाम क्या है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, है ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये है, या उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, या संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है, लर्निंग थ्योरी है, वो ये तीनों पर आधारित है ना। मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा, है ना। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है, तो उस आपको ध्यान रखना है कि इनसे ये सारी चीज़ें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी बनाएगा तो इन चीज़ों को याद रखेंगे आप कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सब पर थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत आधारित है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सीखने का प्रयास करेंगे। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों की एकीकरण पर जोर देता है ना। एकीकरण, ओके, एकीकरण पर कौन सा, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, है ना, गेस्टाल्ट सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। अधिगम का पाठ्यक्रम की विभिन्न अंगों की एकीकरण पर जोर देता है। संपूर्णतावाद, मैं पहले ही बताया संपूर्णतावाद, तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित होगा। ये ऑप्शन सी मतलब ग सही होगा आपका, है ना, ग सही होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ है ना, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रायोगिकरण। ठीक है, सबसे व्यक्तिनिष्ठ इंडिविजुअलिस्ट है कौन है ना। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि तो अंतर्दर्शन है ना, जो आपको अपने अंदर से ज्ञान प्राप्त होगा वही व्यक्ति निष्ठ विधि कहलाएगी, अंतर्दर्शन होगा। ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा, अंतर्दर्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ विधि। ओके, तो बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रायोगिकरण वो अलग चीज़ है, बट व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है सो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। अंतर्दर्शन जो इंडिविजुअली आप आंतरिक चीज़ों को समझते हैं। ये यूपी टेट का प्रश्न है ना, उत्तर प्रदेश टेट का प्रश्न है। मैं लिख देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं, है ना। यूपी टेट 2017 का प्रश्न है ये। ठीक है, 2017 का प्रश्न है। तो अंतर्दर्शन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विषय वस्तु क्या है ना। तो यहाँ देखो, शिक्षार्थी और अधिगम अनुभव, शिक्षम और अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, तो ये सब की ओर घूमता है ना। शिक्षा मनोविज्ञान जो है, लर्निंग साइकोलॉजी जो है या एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये सब की ओर घूमेगा। जो शिक्षा पा रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको पर ध्यान रखना है, टीचर्स पर ध्यान रखना है, लर्निंग की जो प्रक्रिया है उस पर भी ध्यान रखना है, अधिगम की परिस्थितियों पर भी ध्यान रखना है ना। अधिगम चूँकि एक सतत प्रक्रिया है और बहुत सारी चीज़ों का इसमें समावेश होता है अधिगम में। ठीक है, अधिगम में तो अधिगम के लिए हम लोग ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं और अधिगम से रिलेटेड बहुत सारे जो इस क्षेत्र के विद्वान हैं उन लोगों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। तो ये सब आंसर सही होंगे आपके, है ना। अधिगम की विषय जो लर्निंग साइकोलॉजी है वो इसी के इर्द गिर्द सभी विकल्प, तो आपका डी सभी विकल्प सही हैं, ये ऑप्शन सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, है ना, या प्रतिपादक हैं कौन। कोर्टलेविन, स्कीनर, कार्ल रोजर्स या काफ्का, है ना। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कोर्टलेविन आपको ये आंसर ध्यान रखना है, आंसर ए कोर्टलेविन अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये मेमोराइज करिए, बार बार देखिए तो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको और आप परीक्षा में अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया और आप देखिए यहाँ पर, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है ना। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित, जो मनुष्य में गुण अंतर्निहित जो गुण होता है ना, जो क्षमता होती है उसी को पूर्ण रूप से डेवलप करना शिक्षा का काम है। यह कथन किसका है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये स्वामी विवेकानंद ने ये कथन कहा है। ठीक है, शिक्षा है क्या, शिक्षा मनुष्य के अंदर जो गुण होता है, जो निहित क्षमता होती है उसी का बेस्ट तरीके से डेवलपमेंट करता है एजुकेशन। ओके, तो शिक्षा ये स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। वुडवर्थ, स्कीनर, कोहलर, काफ्का। ठीक है, ये किसका है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है आपको ध्यान रखना है। तो ये वुडवर्थ का है, वुडवर्थ, ये पहला ऑप्शन जो आपका है वो सही होगा, वुडवर्थ का, है ना। तो सीखना
विकास की प्रक्रिया इन्होंने कहा ये। ओके, मैं यहाँ पर कुछ एक चीज़ें आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक दो और विद्वानों का मैं नाम लूँ, जैसे आशुबेल, ठीक है, आशुबेल आप सब पढ़े होंगे तो इनका नाम सुने होंगे। आशुबेल ने अधिगम के 4 मुख्य प्रकार बताए हैं, है ना। अधिगम लर्निंग के 4 प्रकार बताए हैं, किसने? आशुबेल ने। इसको मेमोराइज रखेंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहला इन्होंने क्या बताया? पहला इन्होंने बताया है अभिग्रहण सीखना, ठीक है। अभिग्रहण सीखना, ठीक है, अभिग्रहण सीखना, ये पहला है। दूसरा जो प्रकार बताए हैं वो है अन्वेषण सीखना, अन्वेषण के द्वारा सीखना, ठीक है। अन्वेषण सीखना, अन्वेषण के द्वारा सीखना, ये। तीसरा बताया है रटकर सीखना, ठीक है, रटकर सीखना, है ना। और चौथा इन्होंने बताया है, अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, है ना। तो ये आशुबेल ने 4 प्रकार बताए लर्निंग के, ठीक है, लर्निंग के। उसी प्रकार से गेने ने अधिगम के मुख्य 8 प्रकार बताए, ठीक है। गेने ने 8 प्रकार बताए हैं। मैं इसे हटा लेता हूँ और फिर से आपको गेने का मैं बताता हूँ। गेने ने अधिगम के लर्निंग के 8 चरण बताए हैं, 8 फेजेज बताए हैं। गेने ने, ठीक है, 8। सबसे बॉटम सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, सरल से कठिन की ओर। सबसे सरल चिन्ह अधिगम, है ना, चिन्ह अधिगम। सबसे सरल क्या है आपका? चिन्ह अधिगम, ठीक है, चिन्ह अधिगम, ठीक है, सबसे सरल है चिन्ह अधिगम, ठीक है। उसके बाद ये क्रम ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, सरल से कठिन की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है, सरल से कठिन की ओर बढ़ता जाएगा। और सबसे कठिन जो इन्होंने बताया समस्या का समाधान, है ना। 8वां जो प्रोसेस है वो समस्या का समाधान, ठीक है, समस्या का समाधान। तो चिन्ह अधिगम सबसे पहले, और उसके ऊपर सबसे कठिन समस्या का समाधान। बीच में 6 और आएंगे, है ना, 6 और आएंगे। कौन कौन आएंगे? तो चिन्ह के ऊपर होगा उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया, है ना, उद्दीपक अनुक्रिया, ये होएगा। इसके ऊपर क्या आएगा आपको? उद्दीपक अनुक्रिया के बाद श्रृंखला निर्माण। इसके ऊपर क्या आएगा? श्रृंखला निर्माण के ऊपर शाब्दिक अधिगम, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर विभेद अधिगम, इसके ऊपर विभेद अधिगम, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा प्रत्यय अधिगम, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और आएंगे यहाँ पर। प्रत्यय अधिगम के ऊपर आएगा नियम अधिगम, ठीक है, नियम अधिगम,
नियम अधिगम, नियम अधिगम। क्लियर? तो ये देखो, ये गेने ने बताया, गेने ने अधिगम के मुख्य 8 प्रकार बताए हैं। चिन्ह अधिगम से स्टार्ट होता है, ये सबसे सरल से कठिन है ना। ये ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ये सरल से कठिन इसको कर सकते हैं, सरल से कठिन। ठीक है, ये सरल से कठिन की ओर, ये सबसे आसान है और ये सबसे कठिन है। ठीक है, इस बीच में ये आ रहा है। तो ये आपको किसने, गेने ने अधिगम के बताए हैं। ठीक है, आशुबेल का मैंने बताया आपको। ठीक है, उसके बाद थॉर्नडाइक सीखने के सिद्धांत मैंने बातें करी। ओके, अधिगम की विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पहला चैप्टर है आज के क्लासों में, ये पहला चैप्टर था शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड लर्निंग से रिलेटेड। ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक मैंने पहुंचाए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ये सारे के सारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो और इस तरह से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित और जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर का पूछे हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर मैं आ रहा हूँ। आप सब जितना भी शिक्षक की तैयारी करने वाले, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले, मैं शुरुआत में ही बताया, चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, बीटेट की तैयारी कर रहे हो, या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या अन्य राज्य की टेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है एक कॉमन विषय है जो हर टेट में पूछा जाता है और ये कंपलसरी होता है, स्कोरिंग होता है और आपकी सफलता का ये पिलर होता है। यदि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपने मजबूत कर लिया तो निश्चित रूप से आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। तो अवश्य ये श्रृंखला से आप लोग जुड़े और लाभ उठाएं अधिक से अधिक। सबसे पहले तो आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये लाभ पहुँचे। मेरा उद्देश्य यही है, बिल्कुल निःशुल्क रूप से आप सबों को ये उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट अगले चैप्टर में मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। ओके, धन्यवाद आप।